नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हम बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों या फिर मंत्री हों, इन सभी को गंभीर आपराधिक मामलों में जेल भेजे जाने पर पद से हटाने से जुड़े प्रस्तावित कानून को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। संसद में बिल के प्रस्तुत होते ही पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुद्दे पर पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। बिहार के गया जिले में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक शब्दों में कह दिया है, जिसने भ्रष्टाचार किया है अब वो सिर्फ जेल में ही नहीं जाएगा बल्कि उसकी कुर्सी भी जाएगी। और यह बयान स्पष्ट संकेत है कि सरकार अब भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने जा रही है। बिहार को विकास की सौगात देने के साथ ही कैसे पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर करारा प्रहार किया, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। हमारे देश में कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इनकी सरकारों ने कभी जनता के पैसे का मोल नहीं समझा। इनके लिए जनता के पैसे का मतलब रहा है खुद की तिजोरी भरना। कांग्रेस आरजेडी की सरकारों में सालों साल तक परियोजनाएं पूरी नहीं होती थी। शिलान्यास के बाद कोशिश होती है जल्द से जल्द समय सीमा में उस काम को पूरा करने के लिए सफल प्रयास किया जाए। बिहार में चुनाव, पीएम मोदी के सौगात वारेदार, चोर चोर का हल्ला, राहुल पर मोदी का प्रहार तगड़ा, गया जी की धरती से 13,000 करोड़ की सौगात, बिहार को विकास का तोहफा। बिहार चुनाव में अब 100 दिन से भी कम वक्त बाकी है। ऐसे में बिहार पता करने के लिए सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। एक तरफ जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे महागठबंधन के बड़े नेता वोट अधिकार यात्रा के जरिए बिहार की जनता को साधने की कोशिश में हैं, मस्जिद में जाकर सियासी मीटिंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। और जिस वक्त राहुल तेजस्वी मुंगेर में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी गया की पवित्र धरती से विकास वाला नाव चलकर मिशन बिहार को कामयाब बनाने में जुटे हुए थे। गया जी की पावन भूमि से एक ही दिन में 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है। इनमें ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहरी विकास के जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे बिहार के उद्योगों को ताकत मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। मुझे जनता जनार्दन का सेवक बनकर यही काम करने में सबसे ज्यादा खुशहाली होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने गया में रोड शो के जरिए अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की, जिसमें भारी बारिश के बावजूद लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे और पीएम मोदी भी हाथ हिलाकर वहां आए लोगों का अभिवादन कर रहे थे। इस दौरान गाड़ी पर उनकी दाईं तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बाईं ओर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जब मंच पर पहुंचे तो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उन्होंने कुछ चर्चा की और प्रधानमंत्री अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करते दिखे। बिहार को विकास की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री ने मगही भाषा में अपने भाषण की शुरुआत की और फिर अपने विरोधियों के जमकर खबर ली। हम प्रणाम करिए विष्णुपद मंदिर के
की गौरवशाली भूमि पर अपने सबके अभिनंदन करत ही प्रधानमंत्री मोदी ने गया की धरती पर विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार नया कानून लेकर आई है। जमानत पर बाहर घूमने वाले नए कानून का विरोध कर रहे। आरजेडी का भ्रष्टाचार बच्चा बच्चा जानता है, कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से नहीं बचेगा। कांग्रेस और आरजेडी ने जनता के पैसे का मोल नहीं समझा। लालटेन वालों के राज्य में लोग पलायन को मजबूर थे। विपक्ष गरीबों को सिर्फ वोट बैंक समझता है। भारत में आतंकी भेजकर अब कोई बच नहीं पाएगा। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं। देश में इस वक्त एसआईआर, वोट चोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाए गए नए कानून को लेकर सियासत तेज है। संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश होने के बाद से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक की गिरफ्तारी वाले कानून का विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया जी की पवित्र धरती से भ्रष्टाचार के खिलाफ लाए जा रहे नए कानून पर पहली बार अपना रिएक्शन देते हुए बिना नाम लिए राहुल गांधी के साथ लालू तेजस्वी पर हमला बोला और कहा कि क्लर्क से लेकर अफसर तक घूसखोरी करे तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। लेकिन पीएम सीएम मंत्री के साथ ऐसा नहीं होता। जेल से फाइल साइन की जा रही थी, जेल से अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे थे। संविधान को इस तरह से तार-तार किया जाएगा तो फिर भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। इसीलिए एनडीए सरकार एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री और मंत्री भी हैं। अब अगर इनमें से कोई भी जेल जाता है तो उसे 31वें दिन कुर्सी छोड़नी होगी। इतने वर्षों में हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा। जबकि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारें जो 60-65 साल तक सरकार में रही है, उनके भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है। आरजेडी का भ्रष्टाचार तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है।
20 अगस्त को 130वें संविधान संशोधन बिल 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पेश किया, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर पद से हटाने का प्रावधान है। 5 साल से ज्यादा सजा मिलने पर पीएम, सीएम और मंत्री गिरफ्तार होंगे। 30 दिन तक लगातार हिरासत में रहने पर पद से हटाए जा सकेंगे। सीएम को पद से हटाने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे। गिरफ्तारी के 31वें दिन तक इस्तीफा नहीं देने पर वो खुद पद से हट जाएंगे। अगर पीएम ने सिफारिश नहीं की तो भी 31वें दिन कुर्सी चली जाएगी। 30 दिन हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री की भी कुर्सी चली जाएगी। जेल से छूटने पर दोबारा पद संभालने का प्रावधान। दरअसल पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि कई मुख्यमंत्री जेल जाने के बाद भी अपने पद पर बने हुए थे और जेल से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे थे। माना जा रहा है कि बिल उसी को देखते हुए लाया गया है और सरकार की कोशिश है कि आपराधिक मामलों में फंसे और जेल में रहने वाले लोग सत्ता में बने ना रहें, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की पारदर्शिता और नैतिकता बनी रहे। वैसे पीएम मोदी ने सिर्फ नए कानून को लेकर ही विपक्ष पर हमला नहीं बोला, बल्कि जनता के पैसों को खाने का आरोप लगाते हुए भी मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आरजेडी कांग्रेस वालों का मकसद जनता के पैसों से खुद की तिजोरी भरना रहा है और इनके राज में परियोजनाएं पूरी नहीं होती थी। जितनी परियोजनाएं लटकती थी उन्हें निजी तौर पर उतना ही फायदा होता था, लेकिन एनडीए सरकार में परियोजनाएं तय समय पर पूरी की जा रही हैं और ओंटा सिमरिया परियोजना इसका उदाहरण है। हमारे देश में कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इनकी सरकारों ने कभी जनता के पैसे का मोल नहीं समझा। इनके लिए जनता के पैसे का मतलब रहा है खुद की तिजोरी भरना। इसलिए कांग्रेस आरजेडी की सरकारों में सालों साल तक परियोजनाएं पूरी नहीं होती थी। कोई योजना जितनी लटकती थी उतना उसमें ये पैसे कमा लेते थे। अब इस गलत सोच को भी एनडीए सरकार ने बदल दिया है। अब शिलान्यास के बाद कोशिश होती है जल्द से जल्द समय सीमा में उस काम को पूरा करने के लिए सफल प्रयास किया जाए। प्रधानमंत्री ने गया और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने गया से 13,200 करोड़ रुपए की 14 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बक्सर में स्थित 660 मेगावाट की बिजली परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिसे 6,880 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने 1 किलोमीटर 800 मीटर लंबा ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया, जो करीब 1900 करोड़ रुपए की लागत से मोकामा में गंगा नदी पर बनकर तैयार हुआ है। मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का भी पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। साथ ही करीब 1260 करोड़ रुपए की लागत वाली शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव से ठीक पहले जिस ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया, इसके जरिए उत्तर और दक्षिण बिहार के लोगों को एक साथ भुनाने की कोशिश की गई है। ये महासेतु मोकामा के ओंटा और बेगूसराय जिले के सिमरिया को जोड़ता है। इसके तैयार होने से 2 जिलों के बीच कनेक्टिविटी सीधे बढ़ जाएगी। पीएम मोदी ने बिहार दौरे से पहले इस पुल को लेकर एक ट्वीट भी किया था, जिसमें लिखा कि ओंटा सिमरिया पुल एक ऐतिहासिक परियोजना है जो उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। ओंटा सिमरिया ब्रिज उत्तर प्रदेश और दक्षिण बिहार के बीच 100 किलोमीटर की दूरी को कम करेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लालू राज पर हमला बोलते हुए कहा कि लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में ढकेल दिया था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन्होंने सूबे से पलायन पर मजबूर किया। वहीं कांग्रेस के एक सीएम ने मंच से कह दिया था कि वो अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। ऐसे में बिहार की एनडीए सरकार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वालों के इस नफरती अभियान का जवाब दे रही है। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को
अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। साथियों, बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। बिहार में बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ मगध बेल्ट माना जाता है, जिस पर अपनी मजबूत पकड़ को बनाए रखने के लिए वो हर संभव कोशिश में जुटी है। इस इलाके में बीजेपी अपनी सियासी जड़ें जमाने के लिए जीतन राम मांझी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टी से हाथ मिला रखा है। ऐसे में पीएम मोदी के गया दौरे का सियासी असर मगध से लेकर मुंगेर प्रमंडल तक पड़ेगा। इन दोनों प्रमंडलों को मिलाकर कुल 48 विधानसभा सीटें हैं। मगध में कुल 26 सीटें हैं, जिनमें से 2020 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को सिर्फ 6 सीटें ही मिल पाई थी। इसी तरह से मुंगेर प्रमंडल में कुल 22 सीटें हैं, जिनमें से 2020 के चुनाव में एनडीए के खाते में 13 सीटें आई थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से यात्रा निकाली है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार को जमीन पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ऐसे में पीएम मोदी का दौरा और गया कॉरिडोर का उद्घाटन एनडीए के लिए सियासी रूप से फायदेमंद हो सकता है और प्रधानमंत्री मोदी भी अपने ही स्टाइल में एनडीए के कमजोर किले को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला, दूसरी ओर पाकिस्तान परस्त आतंकियों को भी एक बार फिर बिहार की धरती से कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती से लिया गया संकल्प पूरा हो चुका है और आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया जा चुका है और अब अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों न छिप जाएं, भारत की मिसाइलें उन्हें मिट्टी में मिलाकर रहेंगी। जब जब किसी दुश्मन ने भारत को चुनौती दी है, बिहार देश की ढाल बनकर खड़ा हुआ है। बिहार की धरती पर लिया हुआ और संकल्प कभी खाली नहीं जाता। आज दुनिया देख रही है, बिहार की धरती से लिया गया वो संकल्प पूरा हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है। अब भारत में आतंकवादी भेजकर हमले करा के कोई बच नहीं सकेगा। आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों न छिप जाए, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके रहेगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी लगातार बिहार यात्रा कर विकास कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अब तक 1.25 लाख करोड़ की राशि दी जा चुकी है बिहार को, जो ऐतिहासिक है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार सभी को फायदा देने के लिए काम कर रही है। 2018 में हर घर में बिजली पहुंचा दी गई। पहले से कम पैसे में लोगों को बिजली मिल रही थी, लेकिन अब अगस्त से हर महीने 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। अगस्त से इसे शुरू भी कर दिया गया है। नीतीश ने लालू राबड़ी की तत्कालीन सरकार को खूब सुनाया और कहा कि 2005 से पहले बिहार में लालू राबड़ी की सरकार में कोई काम नहीं किया गया था और जंगल राज था, लेकिन अब बिहार में सब जगह कानून का राज है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, सब में विकास हो रहा है। अब पहले यहाँ क्या हालत था, बुरा हाल था। पहले वाले लोग कोई काम ठीक नहीं करते थे और जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने सब जगह सब कुछ एक एक चीज को देख करके आप सबको मालूम है काम करना शुरू किया। अब यहां सभी इंतजाम करा दिए गए। 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया और लोगों के घर में जो बिजली पहुंचाया जा रहा था
उसको भी बहुत कम पैसा में दिया गया। लेकिन इसके बाद अभी इस साल हम लोगों ने तय कर दिया कि अब उनको पूरे तौर पर मुफ्त में दिया जाएगा। अब ये तय कर दिया, हम लोग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली मुफ्त दी जा रही है। बिहार में चुनाव की तैयारियों के बीच टोपी पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, जिसमें एक तरफ नीतीश कुमार मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार करते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन के नेता मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए मस्जिद में जाकर मीटिंग तक कर रहे हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के छठे दिन मुंगेर में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खानकाह रहमानी मस्जिद का दौरा किया। दोनों ने मुस्लिम विद्वानों से मुलाकात की और उनके मसलों पर बातचीत की। बाद में राहुल गांधी ने खानकाह रहमानी के पूर्व सज्जाद नसीम मरहूम हजरत वली रहमानी के मजार पर जाकर चादर चढ़ाई। वहीं से ठीक एक दिन पहले राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के शताब्दी समारोह के कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान ने मुस्लिम टोपी पहनाने की कोशिश की, तो नीतीश कुमार ने टोपी खुद पहनने की जगह जमा खान को पहना दी। नीतीश कुमार की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो कभी एक तरफ झुकाव नहीं दिखाती। वो हिंदू वोट बैंक और अल्पसंख्यक वोट बैंक दोनों को साधने की कोशिश में रहते हैं। यही वजह है कि इस बार भी उन्होंने मंच पर किसी समुदाय की धार्मिक पहचान वाली टोपी पहनने से परहेज किया। लेकिन इसे लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्षी नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने हमेशा अल्पसंख्यकों को टोपी पहनाने का काम किया है और मोदी नीतीश मिलकर जनता को टोपी पहना रहे हैं। बार-बार पलटी मारते हैं, एक बार में उनका अंतिम चुनाव होने जा रहा है। उसके बाद वो दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये आप लोग लिख करके रख लीजिए। उनका हिसाब तो बीजेपी आने वाले समय में करने वाली है, लेकिन इस बार हम सब लोग को मिलकर के काम करना है। पहले जो था बिहार में कोई कपड़ा ठीक पहन पाता था, कोई महिला के लिए कोई काम किया था और महिलाओं के लिए काम किया, इवन मुस्लिम के लिए भी कुछ नहीं किया। हम लोगों ने सबको के लिए काम किया। बिहार में चुनावी रणभेरी भले अक्टूबर-नवंबर में बजेगी, लेकिन महागठबंधन और एनडीए दोनों ही खेमों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ सत्ता हासिल करने का नहीं, बल्कि बिहार की जनता को विश्वास दिलाने का है कि कौन विकास, रोजगार और सुशासन का विजन लेकर आया और उस पर अमल भी करेगा। क्योंकि चुनाव की स्ट्रैटेजी बनाने वाले प्रशांत किशोर भी एनडीए और महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इस बार का बिहार चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।